नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाणं नमो लोये सवसाहुनम् एसो पञ्चनमोक्कारो सवपावपनासनो मङ्गलानं च सवेसिं परमं वै मङ्गलम् मङ्गलानं च सवेसिं परमं वै मङ्गलम् निजात्मा को नमो नमो शुद्धात्मा को नमो नमो ध्रुवात्मा को नमो नमो ज्ञानात्मा को नमो नमो सहजात्मा को नमो नमो ज्ञानात्मा को नमो नमो सहजात्मा को नमो नमो आत्मा ही देव है आत्मा ही गुरु है आत्मा ही परम धर्म है आत्मा ही परिपूर्ण है आत्मा ही परम धर्म है आत्मा ही परिपूर्ण है मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा को नमन मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा की शरण अनंत काल के बाद ये अवसर आया अपने को जानने का मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसा मानने का निज स्वरूप को पहचानने का इसलिए आज तक जिसकी महिमा नहीं जानी जिसका आश्रय नहीं लिया जिसकी शरण ग्रहण नहीं की ऐसी निज शुद्धात्मा की शरण ग्रहण करेंगे शरणं शरणं शुद्धात्मा शरणं 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 शुद्धात्मा शरणं सभी शुद्धात्माओं को अनंत वंदन नमन। सेशन प्रारंभ हो उससे पूर्व अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होने के लिए आंख बंद कर लीजिए। शांत चित्त से
बहुत गहराई में लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाइए, अपने उद्देश्य से कनेक्ट हो जाइए। और एक बार अपने अस्तित्व को ग्रहण करते हुए लक्ष्य को दोहराएंगे। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे निर्णय करना है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे निश्चय करना है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे अनुभव करना है। इसी भावधारा में प्रवाहित रहते हुए प्रसन्नता के साथ आंखें खोल सकते हैं। मिरर नाउ के रिकैप सेशन चल रहे हैं 28, 29 और 30। रिकैप सेशन में 28, 29 और 30 का रिकैप सेशन पुनः परावर्तना चल रही है और अब बिल्कुल किनारे पे हैं आप। मिरर नाउ सेशन हमारे टोटल 31 हो चुके हैं। 31वें सेशन की परावर्तना नहीं हुई है, इसलिए बिल्कुल किनारा है अब ये आपका 28, 29 और 30। इन 3 सेशन को सुनकर के और इससे पहले के सारे सेशन सुनकर के सबको परावर्तना का लाभ तो हो रहा होगा, ये तो पक्की बात है। सबको लाभ हो रहा होगा। जिसको नहीं समझ आई होगी कुछ बातें, वे उन्हें समझ आई होगी। किसी को अल्प समझ आई तो किसी को ज्यादा समझ आ गई होगी परावर्तना के बाद। और सबसे बड़ा ये सुधार हुआ कि किसी को विपरीत समझ आ गई थी तो उनको फिर से क्या हो गई, सही समझ आ गई। यानी कुल मिलाकर के ये तो हो गए पर्सनल लाभ हो गए, आपको अपना अपना व्यक्तिगत लाभ हुआ। अब देखिए रिकैप सेशन में जो समझ की कैप हैं वो तो आपने थोड़ी बहुत सरका के क्या कर दी, सही से लगा ली हैं, पर एक बहुत बड़ा सामूहिक लाभ है जो आपको उल्लास दिलाएगा। अभी उल्लास चाहिए ना पहले हमें। महाराज जी प्रश्न पूछे उससे पहले एनर्जी तो आप इकट्ठी करोगे, उल्लास तो जगाओगे। तो इसके लिए प्रसन्न हो जाइए कि सबसे बड़े 2 सामूहिक लाभ हुए जो साधना मार्ग के अंदर सबसे बड़े 2 दोष होते हैं। दोषों का भी पता लगा ले और उन किसी न किसी दोष से कोई न कोई ग्रसित होता ही होता है। अब देखिए कौन से वो 2 दोष हैं जो परावर्तना के माध्यम से निकलते हैं। नंबर 1 दोष का नाम है, दोष है ये। जब हम शब्द बोलेंगे आप उसको दोष की कैटेगरी में डालने वाले हो। पहला दोष है जल्दबाजी। जल्दबाजी दोष है। आप कहेंगे अरे चलने की तो जल्दी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, पर अध्यात्म मार्ग में जल्दबाजी दोष है। क्योंकि जल्दबाजी से पता है क्या होता है, जल्दबाजी से याद रखिए सहजता खंडित हो जाती है और अनुभव तो सहज है, निर्णय के लिए मेहनत है, अनुभव सहज है। जल्दबाजी कर लोगे तो क्या हो जाएगा, कर्ता भाव पुष्ट होता है। और गहराई में जाए तो शब्द मिलेगा आपको, कर्ता भाव की पुष्टि हो जाती है। कैसे, मुझे करना है, आज मेरा नहीं हुआ, इतना मुझे करना था। ऐसी जल्दबाजी में अपनी गाड़ी दौड़ाएंगे तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो जल्दबाजी का दोष है। नंबर 2 का दोष है प्रमाद।
मुझे तो सब आता है, एक बार मैंने सुन लिया, मुझे तो सब पता लग गया। अरे दोबारा जब सुनती हूँ तो पता लगता है, मुझे पता है इसके बाद भी क्या आने वाला है, इसलिए सुनने की मुझे कोई जरूरत नहीं, दोबारा सुनने की कोई जरूरत नहीं। और फिर प्रमाद आ जाता है। आलस नहीं कह रहे हम, प्रमाद आ जाता है, टाल देते हैं। कैसे टाल देते हैं कि मुझे तो आ ही जाता है ये, तो दूसरा दोष कौन सा है? प्रमाद का दोष। और गहराई में जाके देखिए, सूक्ष्मता से अवलोकन करके देखिए, यदि हम टालते चले जाए, प्रमाद बढ़ता चला जाएगा और एक दिन निराशा छा जाएगी, क्योंकि रिजल्ट तो आया नहीं, रिजल्ट आया नहीं तो निराशा छा जाएगी। इसलिए ये परावर्तना, ये रिकैप्सेशन, ये पुनः परावर्तना हम सबको दो दोषों से बचा रहा है। जल्दबाजी करने पे ब्रेक लग जाती है तो सहजता आ जाती है, और जैसे ही प्रमाद आने लगता है कि मुझे समझ आ गया, और तब पता लगता है ये प्रमाद टालने के लिए ही महाराज जी परीक्षाएं भी लेती है, आपके लिए लिखित परावर्तना भी चलती है, और वो लिखित परावर्तना से आपका प्रमाद भी टूटता है, निराशा का रिजल्ट भी आपसे दूर हो जाता है। तो अब सब प्रसन्न हो गए हैं। सेशन नंबर 28, 29, 30 की परावर्तना के लिए उल्लास के साथ आप तैयार हैं। और अब महाराज जी आपको जो पूछेंगे बहुत अच्छे से आप बताएंगे। हाँ जी अनिल जी बोलिए। महाराज जी मैं कुछ 1 मिनट में कहना चाहता हूँ, कह सकता हूँ जी? हाँ बोलिए। हाँ जी महाराज जी, आपने जो रिकैप सेशन की बात की है तो मेरे को इससे एक छोटा सा अनुभव और हुआ है। अच्छा। हाँ तो मैं अपना अनुभव आपको सुनाता हूँ। बिल्कुल। अनुभव हुआ है कि जब मैं दोबारा सुनता हूँ चीजों को, तो मेरे को इस सेशन को दोबारा सुनने से एक अनुभव आया कि अपनी पहली भूमिका और अभी की भूमिका, जब मैं पहले आंसर जो मैंने दिए हैं तो अभी की भूमिका में जब मैं सुनते हुए आंसर आता है तो मुझे उसका भी ज्ञान होता है, उसी का भी अनुभव है। बिल्कुल ठीक है। यानी पात्रता का फर्क आ गया। बिल्कुल सही कहा अनिल जी ने। पात्रता आपकी बढ़ जाती है ना, पात्रता बढ़ने के बाद ये ऐसा हुआ अनिल जी कि पहले आप पहली सीढ़ी पे खड़े थे और नीचे की चीजें देख रहे थे। अब मान लीजिए 1 स्टेप अप हो गए, फिर 1 स्टेप अप हो गए, और फिर जब आप नीचे देखो, इर्द गिर्द देखो, तो वो नजारे आपके लिए कुछ और बन जाते हैं। हालांकि नजारे तो बदले नहीं हैं, परंतु पात्रताएं आपकी बदल जाती है, विकसित हो जाती हैं। बहुत सुंदर। इसी के लिए तो परावर्तना है। हाँ जी, यही तो रिजल्ट है। परावर्तना इसी के लिए है कि पात्रता हमारी पक जाती है, तैयार हो जाती है। इसलिए परावर्तना से आप कभी बोर होने वाले नहीं हो, ये पक्की बात है। और हो गए होंगे कुछ लोग तो उनका उल्लास जाग जाए, उसके लिए ये बात है। तो प्रश्न अब आपके सामने है। हाँ जी अनिल। देखिए, पात्रता की गहराई और उद्देश्य की ऊंचाई। पात्रता जितनी गहरी होती जाएगी उतना अपने उद्देश्य की हाइट्स को आप नाप सकोगे कि उद्देश्य इतना ऊंचा है, उद्देश्य इतना शुद्ध है, उद्देश्य जो है केवल मात्र अपने को ही लक्ष्य लिए हुए हैं। यानी उद्देश्य की ऊंचाई को हमेशा नजर के सामने रख करके पात्रता की गहराई को बढ़ाने की चेष्टा में सतत लगे रहना चाहिए। और इसी के कारण ये परावर्तना आपके सामने अब स्टार्ट होगी, प्रारंभ होगी। 28, 29 और 30वां सेशन। अब आपके सामने शैली है कि कुछ वाक्य आपके सामने आएंगे और उन वाक्यों को सकारण समझाना है। सकारण, कारण सहित समझाएंगे। नंबर 1 का वाक्य है, शब्द का आकार ज्ञान में नहीं आता। शब्द का आकार ज्ञान में नहीं आता। इसको समझाना है और सकारण समझाना है। कौन समझाने वाला है? रचना जी बोलिए। हाँ। शब्द का आकार नहीं आता है, मेरा ज्ञान ही उसका आकार लेता है।
वो मेरा ज्ञान भी उसमें व्याप्त रहता है, तो ज्ञान की ज्ञान को जानता है। जो शब्द है उसकी जो झलक पड़ती है सिर्फ मेरे ज्ञान में, और वो झलक ही वो ज्ञान में आती है मेरे। मतलब इसका उत्तर क्या देंगे रचना जी, हाँ और ना में, कि शब्द का आकार ज्ञान में नहीं आता, ऐसा और नो? नहीं आता, ये सही है, नहीं आता है। फिर आपने बताया कि क्यों नहीं आता है? सबका हाँ, जो मेरा ज्ञान है, जो शब्द है उसकी झलक आती है, और वो जो झलक है वो ना आकार आता है, ना वो वस्तु आती है। हाँ, शब्द है। का रूप। ठीक बात है, बहुत सुंदर। यानी 2 बार रचना जी ने बोला तो सबने अपना अपना भी साथ साथ क्या कर लिया, सुधार कर लिया। हाँ जी पिंकी जी, आप बता दीजिए एक बार और। पिंकी जी। हाँ, मैंने कहा वो ज्ञान का ही आकार है। ज्ञान का ही आकार है। बहुत सुंदर। यानी कि इतनी अच्छी तरह से ये आपको बात, चाहे लंबा समय हो गया है इस बात को जब आपने महाराष्ट्र से समझा था, और अब तक जो है काफी महीने बीत चुके हैं, लेकिन उस अंतराल में भी थीम को पकड़ के रखा हुआ है, अर्थात थीम का प्रयोग हो रहा है। और ये थीम कहती है कि शब्द का आकार शब्द में है, शब्द का आकार शब्द में है, वो ज्ञान में नहीं आता। शब्द का आकार ज्ञान में नहीं आता, शब्द भी नहीं आता, शब्द का आकार भी नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता? हाँ जी संदीप। हाँ संदीप बताओ। संदीप जी। हाँ, ज्ञान आत्मा की तरह परिपूर्ण है, तो किसी का प्रवेश नहीं है किसी का ज्ञान में। हाँ बिल्कुल सही है। और कोई बताना चाहता है इसके बारे में? हाँ जी प्रीति बताओ। प्रीति। हाँ, हाँ, और ठीक है, ठीक। हाँ जी नंदिता जी। हमारी जी हर वस्तु का अपना प्रदेशत्व गुण है, और इसीलिए हर वस्तु का आकार उसके भीतर ही रहता है। मतलब शब्द का बहुत सुंदर शब्द में ज्ञान का आकार ज्ञान में रहे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर तरीके से सारी बातें सबकी ही सही होते हुए जो ये शब्द प्रदेशत्व, ये प्रदेशत्व गुण के ऊपर जोर देना था, क्योंकि दोनों द्रव्य अलग अलग है। कौन सा द्रव्य? शब्द क्या है? जड़ द्रव्य है। ज्ञान जो है वो चेतन है। यानी दोनों द्रव्य भिन्न भिन्न है। प्रत्येक का प्रदेशत्व गुण जो है वो निश्चित रूप से सब द्रव्य में है। प्रदेशत्व गुण के बिना कोई द्रव्य होता ही नहीं है। यानी प्रत्येक द्रव्य का आकार निश्चित है, प्रत्येक द्रव्य आकार वाला ही होता है। दोनों द्रव्य भिन्न भिन्न होने पर भी दोनों द्रव्य को जो है प्रदेशत्व गुण जो है वो अलग अलग है। दोनों द्रव्य भी अलग है, दोनों द्रव्यों के प्रदेशत्व गुण भी अलग है। और ये तो आप अच्छे से थीम समझ चुके हैं कि शब्द जैसा आकार ज्ञान के अंदर निर्मित हुआ, ऐसी झलक पड़ी। यानी शब्द के जैसे आकार की झलक पड़ी, और ज्ञान ने किसको जाना? ज्ञान को ही जाना है। शब्द जानने में नहीं आया है। यदि हम समझते हैं शब्द जानने में आया है, तो ये एक हमारी फिर से क्या हो जाएगी? भ्रांति हो जाएगी। यानी शब्द जानने में नहीं आया, जानने में कौन आया है? ज्ञान ही आया है। यानी ज्ञान यानी मैं ही जानने में आया हूँ। ऐसा आपने थीम को पकड़ लिया। बहुत सुंदर। शब्द का आकार ज्ञान में नहीं आता, ये हजम करने के लिए आपने इतना टाइम लगाया। बहुत सुंदर। मुझे याद है वो दिन जब हमने इसकी लैंडिंग करी थी, और इसीलिए तो ये सारे रिकैप सेशन किए गए। कैसी घबराहट हुई थी, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, अरे ऐसे कैसे समझ आ सकता है। और बहुत सुंदरता से आपको अब ये बात 4 तरह से डिवाइड करके महाराज जी ने बता दी।
4 पॉइंट पकड़े आपने महाराज जी के, बहुत सुंदर बताया महाराज जी ने कि शब्द का आकार शब्द में है, ये तो सबको समझ आ रहा है। वो ज्ञान में नहीं आता है क्योंकि दोनों द्रव्य कैसे हैं, भिन्न भिन्न हैं। दोनों द्रव्य भिन्न भिन्न हैं, प्रत्येक का प्रदेशत्व गुण कैसा है, अलग अलग है। और ज्ञान का आकार, बस ये इम्पोर्टेंट है वर्ड, ज्ञान का आकार शब्द जैसा हुआ, ज्ञान का आकार शब्द जैसा हुआ, परंतु शब्द अंदर में नहीं आया, शब्द का आकार नहीं आया। किसका आकार है, ज्ञान का आकार है। ज्ञान का आकार कहाँ बना है, ज्ञान में ही बना है। तो फिर ज्ञान ने किसको जाना है, अपने को ही जाना, ज्ञान ने ज्ञान को ही जाना। अब सबको ये भाव यदि पकड़ में आता हो तो थोड़ी सी एक सूक्ष्म बात यही बता देते आपको। यदि इस वाक्य को समझाइश आ गई है अपने भीतर में तो एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, यहाँ पे सिद्धांत की चर्चा यही कर लेते हैं। और वो बहुत बड़ा सिद्धांत है जिसका नाम है द्रव्य की स्वतंत्रता का सिद्धांत। द्रव्य की स्वतंत्रता का सिद्धांत कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, नंबर 1। प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है, नंबर 2। प्रत्येक द्रव्य का परिणमन अपने 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 में ही होता है, नंबर 3। और दो द्रव्य चाहे एक में होके साथ में रह जाए तब भी वे दोनों द्रव्य एक दूसरे को बाधा पहुंचाएंगे कि नहीं, नहीं पहुंचाएंगे। उसका रहस्य ये है, क्यों नहीं पहुंचाते, उसका कारण ये है कि दोनों द्रव्य की स्वतंत्रता है। क्योंकि द्रव्य की स्वतंत्रता का ऐसा ही सिद्धांत है कि वे अपने में रहकर ही परिणमते हैं, वे दूसरे के अंदर जाते नहीं हैं। इसलिए प्रत्येक द्रव्य भिन्न है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रविष्ट होता नहीं है। और इसलिए सारी सृष्टि, सारा लोक, क्योंकि लोक के अंदर क्या है, 6 द्रव्य के अलावा तो कुछ और है ही नहीं। ये 6 द्रव्य की समूह का नाम ही तो लोक है। तो पूरे लोक की व्यवस्था इसीलिए सुव्यवस्थित है, इसलिए सुव्यवस्थित है क्योंकि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, प्रत्येक द्रव्य अपना अपना परिणमन करता है। परिणमन समझ रहे हैं ना, अपनी नहीं रहकर पलटता है, यानी प्रत्येक द्रव्य की अपनी अपनी पर्याय है, पर्याय भी सबकी स्वतंत्र है, परिणमन सबका स्वतंत्र है। और तीसरी चीज, अपने में रहकर ही परिणमते हैं, दूसरे में जाके नहीं परिणमते। अपने घर में रहना यानी अपने में ही रहते हैं। और इसलिए वे कितना ही एक में किसी के साथ रहे, कितना ही संयोग के रूप में रहे, परंतु एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए बाधा नहीं बनता। इसलिए पूरा जगत सुव्यवस्थित है, हमें सुव्यवस्थित करने जाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, ये द्रव्य की स्वतंत्रता का सिद्धांत है। इस सिद्धांत की लैंडिंग हमने यहाँ कर दी है ताकि कभी भी आपको चिंतन करने के लिए बहुत काम आएगा कि क्यों कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। और फिर यदि मुझे किसी के कारण से डिस्टर्ब होने लगे तो फिर याद करना, किसे याद करना, द्रव्य की स्वतंत्रता का सिद्धांत कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को बाधा नहीं पहुंचाता। फिर मैं डिस्टर्ब क्यों हो गया, मुझे क्यों बाधा पड़ गई, मुझे क्यों आकुलता आ गई, क्योंकि मैं सिद्धांत को इस समय भुला चुकी हूँ। मैंने दोनों को क्या कर दिया है, एक मान लिया है। एक तो कर नहीं सकते हम, एक तो आप लाख कोशिश करो किसी को एक नहीं कर सकते आप, परंतु आपने उन दोनों को क्या मान लिया, एक मान लिया। तो ये स्वतंत्रता का, द्रव्य की स्वतंत्रता का सिद्धांत अभी इतना भी यदि हमारे समझ में आएगा तो आपको प्रयोग के लिए भी काम आएगा और निष्ठा पकेगी अंदर में कि मैं तो सदा अपने में ही हूँ, मेरा परिणमन अपने में ही होता है। प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है, शरीर का परिणमन शरीर में हो रहा है, आत्मा का परिणमन आत्मा में हो रहा है। दोनों इतने स्वतंत्र हैं, चाहे वो एक साथ क्यों न हो, परंतु एक दूसरे के लिए वे बाधक बनते नहीं हैं। चलिए आगे, दूसरा सेंटेंस। दूसरा वाक्य है, आत्मा का अनुभव
निराकार है। देखिए बहुत डेलिकेट है ये वाक्य, बहुत डेलिकेट है। कहीं से इसको भी बाधित नहीं करना है और अपनी समझ को भी पक्का रखना है आपने। हाँ जी वाणी जी, हाँ जी वाणी जी। ये वाक्य गलत है। आत्मा का अनुभव निराकार है, क्योंकि आत्मा का प्रदेशत्व गुण हमेशा आत्मा में है। तो अगर हम उसका अनुभव निराकार बताएंगे तो हम उस प्रदेशत्व गुण का अनादर कर रहे हैं। बहुत सुंदर। वो निराकार आत्मा का आकार है, परंतु क्योंकि उस अनुभव के समय उसका जोर नहीं पकड़ता, इसलिए हम उस पर इतना वो गौर होता है, उस पर इतना जोर नहीं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बताया वाणी जी। एक बात और बता दीजिए इसके साथ, तब कंप्लीट होगा। यदि आत्मा का अनुभव निराकार नहीं है तो कैसा है? महाराज जी, आत्मा का अनुभव तो ज्ञान है और ज्ञानाकार है। आत्मा को ही जान रही है और अनुभव हमेशा ज्ञान की ही ज्ञान का होता है। ठीक बात है। किसी ने बताना है? और हाँ जी फाल्गुनी। आत्मा का अनुभव निर्विकल्प है। बहुत सुंदर, अति सुंदर। यही अपेक्षित था कि आत्मा का अनुभव निराकार तो नहीं है, ये तो समझ आ गया, परंतु आत्मा का अनुभव कैसा है फिर? आत्मा का अनुभव निर्विकल्प है। बहुत सुंदर। साथ साथ हमें ये भी याद रहना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छे से आपने समझा है। और भी किसी ने इसमें कोई पॉइंट रह गया हो और कहना हो तो कह सकते हैं। हाँ जी वाणी जी। हाँ, इसमें फिर कह सकते हैं कि आत्मा का अनुभव अभेद है। अभेद है, ठीक बात है। अभेद का दूसरा नाम ही निर्विकल्प है। बिल्कुल सुंदर है। यानी सेवन जो होता है, ग्रहण जो होता है, वो अनुभव जो है वो निर्विकल्प है, अभेद है, अखंड है। सुंदर बात हो गई। अब ये जो निर्विकल्प शब्द है, इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं ताकि कभी भी हम नहीं उलझे इसके अंदर, कभी भी नहीं उलझेंगे इसके अंदर। और वो है कि एक होता है अनुभव निर्विकल्प है और एक है कि विकल्पातीत है। विकल्पातीत शब्द समझ आ रहा है? विकल्पातीत का मतलब विकल्प से रहित है। विकल्पातीत, अतीत यानी रहित। तो आत्मा का अनुभव विकल्पातीत है। अगर मैं ऐसा बोलूं तो कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है रिकी? आत्मा का अनुभव विकल्प होते हैं, लेकिन वो विकल्प गौण होते हैं। ऐसा नहीं है कि विकल्पातीत है। हमारी दृष्टि विकल्पों पे नहीं होती, यही निर्विकल्प का मतलब है। बहुत सुंदर। यानी एक शब्द है निर्विकल्प और एक शब्द है विकल्पातीत। अब हमने समझा कि आत्मा का अनुभव निर्विकल्प होता है और हमने बोला कि आत्मा का अनुभव विकल्पातीत है, तो समझना ये है कि आत्मा का अनुभव विकल्पातीत नहीं होता, विकल्प रहित नहीं होता। विकल्प रहित तो दशा होती है और ये तो आपको पता है। विकल्प रहित दशा कब होती है? हाँ जी नंदिता जी, कब होती है विकल्प रहित दशा? नहीं, विकल्प रहित, विकल्पातीत दशा कब होती है? विकल्पातीत। हाँ जी शिल्पी बताओ। हाँ, मोक्ष अवस्था में। और कोई बताएगा? और कोई आवाज थी? हाँ जी ममता जी। हाँ जी निशा, केवल ज्ञान किसने कहा? हाँ, बहुत सुंदर। केवल ज्ञान ही इसका उत्तर है। क्योंकि पूर्ण निर्विकल्प है ना, क्योंकि उस समय पूर्ण निर्विकल्प अवस्था होती है, यानी वही अवस्था विकल्पातीत हो गई है। यानी विकल्प को सारे विकल्पों को वे पार कर चुके हैं और इसलिए विकल्पातीत अवस्था उनकी होती है केवल ज्ञान के होने के बाद। क्यों ऐसा कहा कि केवल ज्ञान की अवस्था जब आती है या अर्यंत दशा आती है या वितराग अवस्था आती है तो उसको हमने विकल्पातीत क्यों कहा? अगर ये आपको समझ आ गया तो दूसरा पॉइंट समझ में आ ही जाने वाला है। हाँ जी ममता जी। क्योंकि मोहिनी
हाँ, यानी जितने भी विकल्प हैं, अब याद रखिए, जब आप विकल्प शब्द बोलो तो उसके मूल में कौन काम कर रहा है? मोहनीय कर्म। और जब आत्मा का अनुभव होता है तो मोहनीय कर्म पूरा खत्म नहीं होता, मिथ्यात्व समाप्त होता है, मोहनीय कर्म तो अभी क्या है? शेष है। इसलिए मोहनीय कर्म जब पूरा खत्म होगा उस दशा का नाम विकल्पातीत दशा यानी केवल ज्ञान, विकल्पातीत दशा यानी वीतराग अवस्था, विकल्पातीत दशा यानी चार घाती कर्म का क्षय करने के बाद जो अवस्था प्रकट होती है। परंतु आत्मा के अनुभव को निर्विकल्प बोला, यानी सम्यक दर्शन से पहले जो स्वानुभव होता है उसका नाम निर्विकल्प कहा। विकल्प है पर विकल्पातीत नहीं है। निर्विकल्प क्यों कहा? क्योंकि विकल्प क्या हो गए हैं? गौण हो गए हैं। विकल्प वहाँ पे गल चुके हैं, विकल्प वहाँ पे झुक चुके हैं, विकल्प का जोर वहाँ पे क्या हो गया? मिट गया है। इसलिए आत्मा का अनुभव निर्विकल्प है और विकल्पातीत दशा क्या है? दोनों बातें भी हमने यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो जाती है। अब है वाक्य नंबर 3। आत्मा के असंख्यात प्रदेश तब विस्तारित होते हैं जब वे बढ़ जाते हैं। हाँ जी, नमिता जी। महाराज जी, विस्तारित का अर्थ है कि जब आत्मा के जो प्रदेशक गुण है उसका स्वभाव है कि वे संकुचित और विस्तार पाते हैं, तो विस्तार पाने का अर्थ ही है कि वे मतलब वैसी संख्या में नहीं बढ़ते हैं पर फैल जाते हैं। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाते हैं। प्रदेशत्व गुण और आत्मा के असंख्यात प्रदेश दोनों बिल्कुल अलग है, अलग है। यानी प्रदेशत्व गुण का संबंध आत्मा के असंख्यात प्रदेशों से नहीं है, घटने बढ़ने से। नंबर 1 है ना, ये धारणा पहले क्लियर कर ले। शब्द एक जैसे लगते हैं, आत्मा का असंख्यात प्रदेश और आत्मा क्या? प्रदेशत्व गुण। तो प्रदेशत्व गुण है और ये तो किसकी बात चल रही है? प्रदेशों की। तो गुण अलग है, प्रदेश अलग है। गुण तो अनंत होते हैं, प्रदेश कितने हैं? असंख्यात। महाराज जी ने जो पूछा है आपको कि जो आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं, तो जो आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं वे जब विस्तारित होते हैं, विस्तारित होते ना, फैलते हैं, जब वे फैलते हैं तो वे तब फैलते होंगे ना जब वे बढ़ जाते होंगे। बिना बढ़े फैलते हैं या बढ़ जाते हैं तो फैलते हैं? पहले ये क्लैरिटी लाओ। बढ़ते नहीं है, पहले ये हमें समझ आ जाए कि आत्मा के असंख्यात प्रदेश चाहे कितने भी विस्तारित हो, कितने हो सकते विस्तारित? पता है किन्हीं को? निशा को मालूम होगा। हाँ जी, आवाज नहीं सुनाई दी किसी की। हाँ जी, निशा बताओ। लोक प्रमाण यानी लोक प्रमाण का मतलब क्या है? लोक प्रमाण क्यों कहा? आलोक भी तो है, आलोक भी तो है। केवल ज्ञान तो लोकालोक को जानता है कि नहीं जानता? केवल ज्ञान लोकालोक को जानता है, बोलते हैं ना आप, लोकालोक को जानता है। कौन? केवल ज्ञान। परंतु आत्मा के असंख्यात प्रदेश जब विस्तारित होते हैं तो टिल एंड उनका कहाँ तक जाता है? लोक प्रमाण। और इसका लॉजिक है, क्या लॉजिक है इसका? क्योंकि देखिए, आप है ना अपना नाम बता के बोलिए, वरना आपकी आवाजें हमारे तक टकराती है, समझ नहीं आती। हाँ, फाल्गुनी बताओ। अच्छा, और किसका नाम था? मैंने। हाँ, सुनीता जी बताइए। अच्छा, शिल्पी बताओ। असंख्यात प्रदेश हैं, यानी लोक के प्रदेश जो हैं, शायद आपको नहीं मालूम होगा, ये बात नहीं सुनी होगी, बहुतों को मालूम भी होगा। लोक के जो प्रदेश हैं वो भी असंख्यात हैं।
लोक के प्रदेश असंख्यात हैं और अलोक के जो प्रदेश है ना वो अनंत हैं। तो असंख्यात प्रदेश विस्तारित होंगे तो उतना ही प्रमाण लेंगे, अनंत वाला नहीं लेंगे। इसलिए जब आपने मालूम होगा केवली समुद्घात करते हैं केवली भगवान, तो अपने आत्मा के असंख्यात प्रदेशों को पूरे लोक प्रमाण फैलाते हैं, अलोक में नहीं, लोक प्रमाण फैलाते हैं। क्योंकि लोक का प्रमाण, प्रमाण यानी नाप, लोक का नाप असंख्यात प्रदेशी हैं, आत्मा भी असंख्यात प्रदेशी हैं। इसलिए आत्मा के प्रदेश कितने भी विस्तारित हो, तो कितने से मतलब समझ आ गया कि असंख्यात प्रदेश, असंख्यात लोकाकाश प्रमाण ही क्या होंगे, फैलेंगे, अनंत रूप में नहीं फैलेंगे। इसलिए अलोक में नहीं जाते हैं, लोक में ही रहते हैं। तभी तो सिद्धालय भी कहाँ है, लोक के अग्रभाग पे हैं, लोक के अग्रभाग पे हैं। तो आत्मा में प्रदेशत्व गुण होना अलग बात है, आत्मा का संकोच विस्तार का स्वभाव होना बिल्कुल अलग बात है ना। दोनों को मिक्स नहीं करना आगे से हमें। प्रदेशत्व गुण अलग है, वो गुण कैसा है वो भी आपको क्वेश्चन आने वाला है। और जो आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं वो असंख्यात लोकाकाश प्रमाण ही विस्तारित होते हैं यानी फैलते हैं। और यदि संकुचित होते हैं तब भी वे कितने रहते हैं, असंख्यात रहते हैं, तब भी वो संख्यात नहीं हो जाते। और विस्तारित होते हैं तब भी वे कितने रहते हैं, असंख्यात रहते हैं। इसलिए ग्रहण क्या करना इस वाक्य से, साधना के लिए क्या ग्रहण करना इस वाक्य से कि मैं शुद्ध आत्मा असंख्यात प्रदेशी होते हुए भी, असंख्यात प्रदेशों का संकोच विस्तार होते हुए भी मैं शुद्ध आत्मा अखंड हूँ। मेरे खंड खंड नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि मेरे असंख्यात प्रदेश संकोच विस्तार के स्वभाव वाले हैं। कितना ही विस्तार हो जाए, कितने ही संकुचित हो जाए, मैं तो अखंड स्वरूपी हूँ। अगला सेंटेंस, चौथा वाक्य है प्रदेशत्व गुण आत्मा का विशेष गुण है। देखिए आ गया, यही नेक्स्ट आ गया। अब बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। हाँ जी अनिल जी। भारत की प्रदेशत्व गुण आत्मा का विशेष ही तो सभी द्रव्य का सामान्य गुण है। हाँ। सभी द्रव्य नहीं है, इसलिए आत्मा का जो विशेष गुण होता है वो केवल एक ही द्रव्य में होता है, द्रव्य नहीं होता। बहुत सुंदर। अनिल जी, आत्मा का विशेष गुण कौन सा है? आत्मा का वैसे गुण तो सभी विशेष है, लेकिन ज्ञान को माना गया है क्योंकि ज्ञान बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब मुझे ऐसी प्रसन्नता होती है कि कहीं से भी मैं दाएं बाएं ऊपर नीचे और किसी भी टोन में पूछ लूं, कभी भी पूछ लूं, अब आप घबराते नहीं हो क्योंकि कैसी क्लैरिटी आ रही है ना, कैसी क्लैरिटी आ रही है। और क्लैरिटी इज कॉन्फिडेंस। ये कॉन्फिडेंस जो आपका हम देख पा रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस बताता है कि आपके अंदर क्लैरिटी इतनी पक्की है कि प्रत्येक द्रव्य का जो गुण होता है उसका नाम क्या है, सामान्य गुण। और प्रदेशत्व गुण प्रत्येक द्रव्य में है, इसका प्रमाण क्या है? सभी का आकार है। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर करिया, बहुत सुंदर। यानी प्रदेशत्व गुण की पर्याय का नाम क्या है? आकार है। यानी उसका नाम आकार है। जैसे ज्ञान गुण की पर्याय का नाम जानना है, ऐसे प्रदेशत्व। और इससे एक बहुत बड़ी बात ग्रहण करना अंदर में कि प्रत्येक द्रव्य का आकार है, प्रत्येक द्रव्य का आकार है। क्योंकि प्रत्येक द्रव्य क्या है, सामान्य गुण से संपन्न है। कौन से सामान्य गुण से संपन्न है? प्रदेशत्व गुण से। इसलिए आत्मा सिद्धालय में जाएगी तब तो निराकार हो जाएगी। जो लास्ट आत्मा ने हाँ
बिल्कुल, यानी सिद्धालय में जाके भी आत्मा निराकार नहीं होगी और निगोद की आत्मा जल्दी जल्दी जन्म मरण कर रही है तो वो साकार है, वो भी साकार यानी आकार संपन्न है और सिद्ध परमात्मा की आत्मा का भी प्रदेशत्व गुण है, इसलिए उनका भी अपना आकार है। बहुत सुंदर। अब कभी भी आप किसी ने यदि आपको नींद में से भी उठा के बता दिया कि आत्मा तो निराकार है, निराकार आत्मा का चिंतन करो, तो आपको भाव पकड़ में आ जाएगा। भले आप उससे बहस मत करना, पर आप अंदर में भाव पकड़ लेना कि ये जो बोल रहा है वो मुझे ये बता रहा है कि आकार पे जोर मत दो, आप किस पे जोर दो, निःशुद्ध आत्मा को ग्रहण करो। बहुत सुंदर। अगला सेंटेंस 5वां। हाँ जी, वाणी जी कुछ पूछना चाह रहे। हाँ महाराज जी, मैं पूछना चाह रही थी कि असंख्यात और अनंत को अलग अलग कैसे समझे। बहुत सुंदर। किसी को पता है असंख्यात और अनंत में क्या अंतर है? कौन बताएगा जिन्हें पता हो? है किन्हीं को पता ये असंख्यात और अनंत में क्या अंतर है? हाँ जी शिल्पी। हाँ मृदु जी बोलिए। हाँ हाँ जी, अनंत। अनंत बिल्कुल ठीक है। इसको और इजी कर देते हैं। हाँ जी, एंड नहीं है। बहुत सुंदर। यानी और इसे सिंप्लीफाई करें तो ऐसे समझ सकते वाणी जी, 3 शब्द हैं। एक है संख्यात, ये गिनती आती है। जैनिज्म के अंदर किसी भी चीज की गिनती जो बताई जाती है, काउंटिंग, वो 3 तरह की है। एक का नाम है संख्यात, एक का नाम है असंख्यात और एक का नाम है अनंत। तो संख्यात में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं समझने में, जिसकी संख्या होती है उसको संख्यात बोलते हैं। असंख्यात, असंख्यात का मतलब ही जिसकी संख्या नहीं हो सकती पर जिनका अंत आता है, जिनका अंत हो सकता है, जिनका अंत हो सकता है, यानी काउंटिंग में नहीं बताया जा सकता 1 2 3 4 ऐसा, परंतु वो इनफाइनाइट नहीं है, अनंत नहीं है। और अनंत का मतलब जो मृदु जी ने बोला कि जिसकी कोई संख्या भी नहीं और जिसका कोई क्या नहीं, अंत भी नहीं। तो अब कभी भी आपको तीनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी, हाँ बोलिए। हाँ नहीं, एक शब्द मिसिंग हो रहा है केसरी मल जी। एक होता है केवल ज्ञान और एक होता है केवली समुद्घात। ये थोड़ा टिपिकल वर्ड है। और केवल ज्ञान जिन्हें होता है उनके जो असंख्यात प्रदेश है वे विस्तारित नहीं हो जाते। नंबर 1, कहीं आपने ऐसा भाव ग्रहण किया हो कि जिन्हें केवल ज्ञान हो जाता है उनके आत्मा के असंख्यात प्रदेश लोक प्रमाण फैल जाते, ऐसा नहीं है। उनके असंख्यात प्रदेश शरीर हैं, शरीर प्रमाण ही रहते हैं, ज्ञान प्रमाण ही रहते हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये जो विस्तारित होने की बात थी वो केवली भगवान के ही होते हैं, पर कब होते? कंडीशन है, और उस कंडीशन का नाम है समुद्घात। समुद्घात शब्द जैनिज्म का एक मौलिक शब्द है और वो समुद्घात का मीनिंग ये होता है कि जब केवली भगवान का 4 कर्म शेष है ना, 4 कर्म शेष में आयुष्य कर्म कम रह गया हो और शेष वेदनीय नाम और गोत्र वो ज्यादा रह गए हो, तो कहते हैं वे अपने प्रदेशों को पूरे लोक में फैलाते, उसको समुद्घात बोलते हैं। केवली समुद्घात का मतलब केवली भगवान अपने असंख्यात प्रदेशों को पूरे लोक में तब फैलाते हैं। सभी केवली भगवान ऐसा नहीं करते, वो केवली भगवान करते हैं ऐसा समुद्घात कि जब उनका आयुष्य कर्म कम रह गया हो बनिस्पत किसके? नाम गोत्र और वेदनीय के, तो वो अपने प्रदेशों को फैला करके उन कर्मों की निर्जरा यानी क्षय कर लेते हैं और इक्वल कर लेते हैं आयुष्य कर्म के इक्वल, और फिर चारों कर्म उनके एक साथ क्या होते हैं? क्षय होके वो सिद्धालय में जाते हैं। तो केवली भगवान का केवल ज्ञान अलग है और केवली समुद्घात अलग है। मैं समझती हूँ आप यही पूछना चाह रहे थे, जानना चाह रहे थे। ठीक बात है।
हाँ, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, वो तो सबके लिए केवली भगवान, हर केवली भगवान ही तो मोक्ष में जाएंगे ना, क्योंकि मोक्ष में जाने के लिए पहले केवल ज्ञान जरूरी है, केवल ज्ञान से पहले सम्यक दर्शन जरूरी है। तो जब केवल ज्ञान हो गया तो तब तो असंख्यात ही प्रदेश हैं, पर जिसका जैसा शरीर प्रमाण है, किसी का शरीर 7 हाथ का है, किसी का शरीर 500 धनुष का है, तो जैसा जिनका शरीर होगा उसमें से 1/3 कम होके 2/3 वाला आकार जो है वैसा की वैसा उसी रूप में सिद्धालय में विराजित हो जाता है। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। नेक्स्ट वाक्य आपके सामने, 5वां वाक्य थोड़ा लंबा है। ज्ञान में झलक इसलिए पड़ती है क्योंकि ज्ञान आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में व्याप्त है। आवाज किसकी आ रही है? ऐसे उत्तर मत दीजिए, आवाज समझ नहीं आती है। आप अपना नाम बोलिए, प्रश्न को समझा के हमें समझाइए, उत्तर समझाइए। कौन बोल रहे थे? अपना नाम बता के बोलिए, बोल लीजिए। हाँ जी, चलिए, जिसने उत्तर देना है वो अपना नाम बताए। वाक्य फिर से एक बार आपको समझाइए। वाक्य लंबा है, महाराज जी ने कहा, पर बहुत इजी है। बहुत इजी है। ज्ञान में झलक इसलिए पड़ती है क्योंकि ज्ञान आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में व्याप्त है। इसलिए झलक पड़ती है, इसलिए झलक पड़ती है। नहीं, सब एक साथ मत बोलिए, एक जना अनम्यूट करके अपना नाम बता के बोलिए। कौन साहस कर रहा है? हाँ, सुनीता जी बोलिए। सुनीता जी। हाँ, ज्ञान निर्मल है इसलिए ज्ञान में झलक। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और कोई है, कोई रीजन है? कोई और कोई रीजन? ये तो है ही, ज्ञान निर्मल है और इसलिए झलक पड़ती है। मैं उसको ऐसे लिखी बोल रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल जी। हमारे ऐसा क्या बोल सकते हैं कि ज्ञान पर प्रकाशित है, तो उसमें झलक, मतलब कि झलक इसलिए आपके पर प्रकाशित है। निर्मल तो है, स्वच्छ तो है। ठीक बात है, बहुत सुंदर। और कोई पॉइंट है किन्हीं के पास? संदीप, हाँ बोलो संदीप। हाँ, ज्ञान सभी गुणों को जान रहा है, अनंत गुण है आत्मा में, तो सबको जान रहा है। ठीक बात है, हर झलक ज्ञान में तो पड़ती है। यानी कुल मिला के सबको इतना समझ आ गया कि झलक पड़ने का कारण असंख्यात प्रदेश है या नहीं? हाँ, झलक पड़ने का कारण असंख्यात प्रदेश है या नहीं? नहीं है। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि असंख्यात प्रदेश तो लोकाकाश के भी हैं, लोकाकाश में कोई झलक नहीं पड़ती। औरों के भी असंख्यात प्रदेश हो सकते हैं, उनमें कोई झलक नहीं पड़ती। माना कि ज्ञान या आत्मा का प्रत्येक गुण किसमें व्याप्त रहता है? अपने असंख्यात प्रदेशों में। पर ज्ञान में जो झलक पड़ रही है उसका मूल कारण आपको समझ में आ गया। ज्ञान निर्मल है, ज्ञान स्वच्छ है। जो स्वच्छ होता है, जो निर्मल होता है, उसमें झलक पड़ती है। जैसे उदाहरण लिया था हमने पानी, उदाहरण लिया था हमने दर्पण। ऐसे ही समझना है किसको? ज्ञान को। अब थोड़ा सा इसको गहरा करते हैं। तैयार है सब? एकदम सूक्ष्म उपयोग रखना। थोड़ा गहरा इसी बात को कर लेते, अभी कर लेते, क्योंकि अभी तैयारी है आपकी समझने की। अब थोड़ा सा विचार करना है आपको, चिंतन करना है। क्या चिंतन करना है? मैं एक एक प्रश्न पुटअप करूंगी, उत्तर आप अपने पास जमाते जाना। नंबर 1, वस्तु कहाँ जानने में आती है? कोई भी वस्तु कहाँ जानने में आती है? उसका उत्तर कलेक्ट करके रखो। कोई एक जना बता दो, कहाँ जानने में आती है वस्तु? अवस्था रूप ज्ञान में, है ना? एक आवाज आई। यानी ज्ञान में जानने में आती है, अवस्था रूप ज्ञान में जानने में आती है। यानी आत्मा में, कुल मिला के आत्मा में जानने में आती है, ज्ञान में जानने में आती है, अवस्था रूप ज्ञान में जानने में आती है। यहाँ तक आप पक्का है? अब इसको गहरा कैसे करेंगे हम? गहरा ऐसे करेंगे कि ज्ञान कहाँ है। सबसे पहले ज्ञान कहाँ है, ये हम क्यों पक्का कर रहे? ताकि हम
झलक में न अटके। सबकी भूल कहाँ हो रही है? झलकों में अटकने की, प्रतिबिंबों में भटकने की, प्रतिबिंबों को पकड़ने की, प्रतिबिंब यहाँ आ चुका है और ये यहाँ आ चुका है ऐसा मानने की। इसके लिए थोड़ा सा हम इसको अभी के अभी सूक्ष्म कर लेते हैं कि कुछ भी आपको जानने में आए, कुछ भी आपको जानने में आए, कुछ भी आपको देखने में आए तो 100 बार, 1 घंटे में मैं कहती हूँ 100 बार ये प्रश्न अपने आप से पूछना कि ये कहाँ जानने में आ रहा है। जैसे आपको शब्द जानने में आ रहे इस समय, वर्तमान का ही ले लीजिए, कहाँ जानने में आ रहे शब्द, कहाँ जानने में आ रहे शब्द? तो ज्ञान में, अवस्था रूप ज्ञान में। ये अवस्था रूप ज्ञान कहाँ है? अंदर है कि बाहर है? कहाँ है ये? पक्का कर लीजिए, अंदर में, अंदर है। वस्तु बाहर है, शब्द बाहर है, कान बाहर है, श्रवण की क्रिया बाहर है, पर जहाँ जानने में आ रहे हैं वो अवस्था रूप ज्ञान कहाँ है? अंदर है। फिर से चलते, हमने क्या बोला अभी तक? 2 चीजें बोल दी हमने। वस्तु कहाँ जानने में आ रही है, ये तो क्वेश्चन मार्क आप इतना फिट कर दो अपनी तरफ, यही पहला द्वार है अपनी तरफ आने का। हम अपनी तरफ नहीं आ पाते हैं ना, उसका मूल कारण यही है। ये प्रश्न पूछ पूछ के अपनी तरफ आइए कि वस्तु कहाँ जानने में आ रही है, चीज कहाँ जानने में आ रही है। इसका मतलब वस्तु में जानने में नहीं आती। आया आह्लाद आपको? क्यों आया आह्लाद? क्योंकि वस्तु के पास ज्ञान नहीं है, शब्द के पास ज्ञान नहीं है, शब्द जानने में नहीं आ रहा है, ज्ञान जानने में आ रहा है। ये समझ तब आएगा जब आप एक प्रश्न बारंबार अपने से पूछो। पक्का करना है ना आपको इस पाठ को। इस पाठ को पक्का करने के लिए कि वस्तु कहाँ जानने में आ रही, नंबर 1, और नंबर 2 जहाँ ये जानने में आ रही है, यानी अवस्था रूप ज्ञान में जानने में आ रही है, वो ज्ञान कहाँ है? वो ज्ञान बाहर नहीं है, नंबर 1। वो ज्ञान वस्तु में नहीं है, नंबर 2। यानी ज्ञान शब्द में नहीं है, ज्ञान शास्त्र में नहीं है, ज्ञान शब्द में नहीं है, ज्ञान बाहर में नहीं है। ज्ञान किसमें है? ज्ञान कहाँ है? ज्ञान अंदर है, ज्ञान आत्मा का है, ज्ञान अंदर है। और ज्ञान किसका है फिर? ज्ञान अंदर तो है, पर अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं ना, अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। तो वो ज्ञान किसका है? वो ज्ञान किसका है? ज्ञान, हाँ, ये मेरा किसने बोला? मेरा, उसी की मुझे इंतजार थी। यानी कोई तो ये बोले ज्ञान मेरा है। अब आत्मा को तो आपने छोड़ दिया, क्योंकि आत्मा और मैं आपने एक में कर दिया कि नहीं? एक ही एकत्व ले आए कि नहीं उसके अंदर? यानी ज्ञान कहाँ है? ज्ञान किसका है? ज्ञान मेरा है। ज्ञान मेरा है तो फिर ये वस्तु मेरी नहीं है, ये शब्द मेरे नहीं है, ये बाहर में जो दिख रहा है वो मेरा नहीं है। तो नंबर 1 हमने जाना कि ये कहाँ जानने में आ रहा है। नंबर 2 का क्वेश्चन है गहराई में जाने के लिए, ज्ञान अंदर है कि बाहर है? तो ज्ञान अंदर है। और आप देखिए, जैसे आपको ये पता लगेगा कि ज्ञान अंदर है, ऑटोमेटिक डुबकी लगेगी अंदर में, बाहर की रुचि छूटेगी। और यूं हम सोचते जाए बाहर का कब छूटेगा, ये बाहर की रुचि नहीं छूटती, ये मेरी आसक्ति नहीं छूटती, ये मेरा मोह नहीं घटता, तो उसके काम करने से कुछ नहीं घटेगा। तो कैसा मेथड है? वो मेथड थोड़ा थोड़ा ग्रहण करो। इन थोड़े थोड़े अवसरों पे, इन परावर्तना के अवसर पे एक एक ड्रॉप, हनी ड्रॉप है ये आपके लिए, एक एक ड्रॉप अंदर में हनी ड्रॉप महाराज जी कह रहे है नहीं, इसको अमृतमय खुद बना देना है। हनी भी नहीं, अमृतमय से बना देंगे अपने लिए कि ज्ञान अंदर है। और ज्ञान किसका है? ज्ञान मेरा है। अब एक तीसरा और थोड़ा सा सूक्ष्म प्रश्न है, बस इतना ही बताऊंगी, इससे ज्यादा नहीं बताऊंगी। तीसरा प्रश्न है, और वो तीसरा प्रश्न है, ज्ञान कहाँ रहकर जानता है? अपने में रहकर। बोलिए। ज्ञान अपने में रहकर ही जानता है। बहुत सुंदर, ममता जी की आवाज सबसे तेज आ रही है। ज्ञान अपने में रहकर, बहुत बड़ा प्रसन्नता का विषय है ये।
मैं अपने घर में रहकर खुश हूँ और मैं बाहर में रह के खुश हूँ, इसमें कितना बड़ा अंतर है कि नहीं? बाहर में जाके आप 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन खुश रह जाओगे, परंतु आप जब ये कहोगे मैं अपने घर में खुश हूँ, तो कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। बाहर की खुशी की सारी लिमिटेशंस है। ऐसे ही जब ज्ञान मेरा है, ज्ञान अंदर है, ज्ञान बाहर में नहीं है, तो ये ज्ञान कहाँ रहकर जान रहा है? वस्तु में रह के नहीं जानता, शब्द में रह के नहीं जानता, शास्त्र में रह के नहीं जानता। ये तो किसके साथ अभेद है? ये मेरे साथ अभेद है। मैं ही तो ज्ञान हूँ। ज्ञान कहाँ रहकर जानता है? ज्ञान अपने में रहकर जानता है। मिरर नाव का वो स्वरूप वाला पॉइंट याद कर लीजिए, कौन सा था ये? याद आ रहा है? बोलिए। अभेद, यानी मैं अब ज्ञान के साथ अभेद। ज्ञान इज इक्वल टू मैं इज इक्वल टू आत्मा। जो पॉइंट था कि मैं यानी शरीर के साथ, आंख शरीर के साथ रहकर ही देखती है। ऐसे ज्ञान अपने में रहकर जानता है, ज्ञान पर में जाके नहीं जानता। और इसलिए इतनी बड़ी घटना घटती है कि ज्ञान पर का होता ही नहीं। सही कहा हमने। अब क्यों सही कहा वो कारण आप बता दो, अगर सही लग रहा हो तो। नहीं लग रहा हो तो भी बता दो, कोई बात नहीं। हाँ बताइए। ज्ञान पर को जानता ही नहीं। क्यों नहीं जानता? क्योंकि स्व में रहकर स्व को ही जान रहा है, पर का लक्ष्य ही नहीं है, स्व को स्व में ही है। क्योंकि ज्ञान अपने में रहकर जानता है। ज्ञान अपने में रहकर जानता है, इसका दूसरा अर्थ क्या है कि ज्ञान जानता है, ज्ञान जाता नहीं है। आया था ना ये वर्ड हमारा, ज्ञान जानता है, ज्ञान जाता नहीं है। आंख देखती है, आंख समुन्दर में डूब नहीं जाती। आंख समुन्दर को देखती है पर आंख समुन्दर में डूब नहीं जाती। आंख शरीर के साथ रहकर ही जानती यानी देखती है। ऐसे ज्ञान अपने में रहकर ही जानता है। 4 बातें क्लियर हो रही है। इसे पक्का करना आज इसे पक्का करना प्रयोग के द्वारा। पक्का कैसा होता है पाठ? प्रयोग के द्वारा। पर प्रयोग से पहले समझ आनी चाहिए चीज। समझ आ रही है चीज, हमें थोड़ी सी हकारात्मक भी समझ आ रही है। एक तो है कि समझ आना कि हमने समझाया और आपने समझा, इसका नाम समझ नहीं है। समझने के बाद अंदर का हकार आया कि वाकई में ऐसा ही है। ज्ञान यदि अपने में रहकर नहीं जानता और ज्ञान यदि दूसरे में रह के जानता तो क्या हो जाती गड़बड़? फिर तो वो दूसरी चीज खत्म हो जाती है, तो ज्ञान भी क्या हो जाता? खत्म हो जाता। ज्ञान भी अविनाशी नहीं रह पाता। इसलिए इसका कंक्लूजन करिए कि जो ज्ञान में, जानने में आ रहा है वहाँ कौन कौन है? चिंतन करिए 15 सेकंड के लिए। जो ज्ञान में, जानने में आ रहा है वहाँ कौन कौन है? ज्ञानी है। हाँ, यानी जो झलक है वो भी किसकी है? ज्ञान की है। जो आकार है गेय जैसा, वो भी गेय जैसा आकार किसका है? ज्ञान का ही है। बस ये यदि हार्द हमें समझ आ जाए और समझ आने के बाद प्रयोग घटित हो जाए, प्रयोग होने लग जाए। ये प्रयोग तक पहुंचने के लिए प्रयोग की जल्दी मत करना, पहले समझ पकाना, पहले इस समझ को पकाना, वरना प्रयोग सफल होंगे नहीं। आपको लगेगा नहीं नहीं ये मुझे नहीं आ रहा। पहले समझ लो और प्रयोग में फेल हो गए तो निर्णय क्या करना? अभी समझ कच्ची है, अभी समझ कच्ची है। प्रयास तो बहुत हो रहे हैं पर समझ कैसी रह गई? कच्ची। तो इसलिए जो ज्ञान में, जानने में आ रहा है वहाँ कौन कौन है? जिसकी झलक पड़ी है वो वहाँ है क्या? बड़ी देर लगाई आपने, नहीं बोल। हो सकता अनम्यूट करने में देर लगी हो, पर चेहरे भी मुझे ऐसे नहीं दिखे। यानी जहाँ ये जानने में, जहाँ झलक पड़ी है, जिसकी झलक पड़ी है, याद करो पानी, चंद्रमा।
पानी में चंद्रमा की झलक पड़ी है, तो चंद्रमा पानी में आया क्या? नहीं आया। वहाँ कितनी जल्दी उत्तर है हमारे पास। ऐसी हर बार याद रखो, हर बार याद रखो। मैंने शरीर को जाना, कितना बोलते हैं मैंने शब्द को जाना, शरीर को जाना, इसको जाना, उसको जाना, इधर जाना, उधर जाना, परंतु जहाँ ये जानने में आ रहा है वहाँ वो आया नहीं है। और नंबर 2 आपको पक्का कराया था, उसका आकार भी वहाँ नहीं आया। चंद्रमा तो नहीं आया, पर चंद्रमा का आकार भी वहाँ नहीं आया। कितना रिलैक्स लगेगा आपको। चंद्रमा का आकार भी वहाँ पर नहीं आया, यानी चंद्रमा जैसा आकार जो दिखता है वो चंद्रमा का है। अरे वाह, ये अलर्टनेस, सुपर अलर्टनेस है। मैं कैसा भी टोन बदल लूं, आप कितने अलर्ट हो, है ना, बहुत अलर्ट हो, गर्दन भी नहीं हिलाते, कितनी बड़ी बात है आपकी। यानी जहाँ ये चंद्रमा जानने में आ रहा है, यानी पानी का उदाहरण हम ले रहे थे कि झलक जहाँ पड़ी है चंद्रमा की, वहाँ चंद्रमा आया नहीं, चंद्रमा का आकार आया नहीं। तो चंद्रमा जैसा आकार जो दिख रहा है उसी में भ्रम पैदा होता है। अब देखिए भ्रम कहाँ पैदा होता है, क्योंकि आकार किसके जैसा है, किसके जैसा आकार है, चंद्रमा जैसा। तो फिर हमें भ्रम हो जाता है कि ये किसका आकार है। चलो चंद्रमा नहीं आया वो तो सब मान लेंगे, पर चंद्रमा जैसा आकार तो आया ना यहाँ पे। चंद्रमा जैसा आकार जो दिख रहा है वो चंद्रमा का नहीं है, वो किसका है, पानी का आकार है। बस ऐसी यहाँ पे चंद्रमा नहीं, या पानी ही पानी है। और अब एक प्यासा व्यक्ति पानी के पास खड़ा है और उसे पानी पीना है, पर उसे ये आकार बहुत परेशान करते, पानी नहीं पीने देते। यही तो हालत हमारी है। हम कहते मुझे ज्ञान को जानना है, मुझे आत्मा को जानना है, पर क्या करें, ये इतने विकल्पों के चित्र यहाँ पे हैं, इतने शरीर का बड़ा चित्र यहाँ पे है, यानी इतनी झलके यहाँ पे हैं, और फिर हम मूर्खता करते हैं बहुत बड़ी। अब शब्द तो मूर्खता ही बोलेंगे, नादानी नहीं बोल रही हूँ, मूर्खता बोल रही हूँ। मूर्खता क्या करते हैं कि चंद्रमा को हटाओ, पहले ये विकल्प हटे, पहले ये विकल्प हटे, फिर मैं पानी पीऊंगी, पहले ये विकल्प गौण हो जाए, फिर मैं आत्मा का अनुभव करूंगी। यानी पानी पे ध्यान नहीं है, किस पे ध्यान है, विकल्पों को हटाने में, उन झलकों को हटाने में, उन चित्रों को हटाने में। और कभी भी सफलता मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी ना। तो ये मूर्खता आज हमने तज दी, सबने तज दी आज। अब ये मूर्ख के सरदार हम नहीं बनने वाले। हमें पता लग गया, हमें अपनी मूर्खता का बोध हो गया कि अरे पानी ही है वो पानी ही है, क्योंकि चंद्रमा वहाँ आया नहीं, चंद्रमा का आकार वहाँ आया नहीं। सिर्फ एक भ्रम है मुझे भरमाने के लिए कि पानी का आकार चंद्रमा जैसा बना, और मैं पानी को ढूंढ रहा हूँ आकारों को हटा के, अपने आकार को हटाना चाहता हूँ। पानी के आकार को हटा के कोई पानी पी सकता है क्या भला, नहीं पी सकता ना। बस इसी पे चिंतन करके देखना, और आज इस मूर्खता को तज के देखना कि मैं ज्ञानाकार या मेरा ही आकार है, यानी पर को जानने के काल में भी मैंने जाना किसको है, अपने को ही जाना है। तो अपने आप ये गेयाकार, गेय जैसे आकार का एक नाम है गेयाकार। ये गेयाकार आपको तंग नहीं करेंगे, फिर वो शरीर के रूप में हो, विकल्प के रूप में हो, और किसी बाधा के रूप में हो, बीमारी के रूप में हो। अरे दर्पण है, निर्मल दर्पण है, पानी है, स्वच्छ पानी है, तो ऐसा तो एक दिन कभी भी नहीं आएगा कि आप कहो कि मुझे वो दर्पण चाहिए जिसमें कुछ नहीं झलकता हो। देगा कोई? बड़े से बड़े मॉल में चले जाओ आप, और फिर ये जाकर के आप उनको रिक्वेस्ट करो, करोड़ों रुपए का उसको लालच दो, कोई देगा आपको ऐसा दर्पण? प्रश्न ही गलत है ना।
इसलिए दर्पण का मतलब ही है उसमें कुछ तो झलकेगा। ऐसी में इतना निर्मल ज्ञान का दर्पण हूँ, शुद्ध ऐसा ज्ञान का दर्पण हूँ, इसमें कुछ तो झलकेगा ही। अच्छा झलके, बुरा झलके, थोड़ा झलके, ज्यादा झलके, मनपसंद झलके, नापसंद झलके, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि मेरी नजर ज्ञान 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 पे है। इसका नाम द्रव्य दृष्टि है। ये इसका नाम है द्रव्य दृष्टि। द्रव्य दृष्टि से क्या ग्रहण होता है? अस्तित्व ग्रहण होता है। हम बार बार कहते हैं अस्तित्व को भाषित करो, अस्तित्व ग्रहण होता जाएगा। और ये हमारी साधना वाकई में मिरर नाउ आपके सेशन का नाम है। इस सेशन का नाम बड़ा सुंदर है, मिरर नाउ। अभी की अभी आप ज्ञान के दर्पण हो, ये महसूस करो और दर्पण को ही देखो, उसी में अपनत्व करो। उसमें क्या क्या झलके, यानी दर्पण के वो सब आकार है। झलक भले दिखाई दे, झलक दिखाई देगी, झलक दिखाई देगी। पानी में पंछी जो उड़ रहे हैं ऊपर में, उसकी झलक आएगी कि नहीं आएगी? पेड़ जो उसके किनारे पे आएंगे कि नहीं आएंगे, उसमें दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे झलक के रूप में। बस एक बुद्धिमानी रखना, एक समझदारी रखना, एक भीतर में ऐसा बोध स्थापित रखना कि मैं कौन हूँ? ये ज्ञान का निर्मल दर्पण हूँ, जो कभी भी अशुद्ध नहीं होता, उसमें कुछ भी नहीं आता, वो जानने रूप ही सदा टिककर रहता है। ऐसा यदि चिंतन हम हरदम करने की सोचेंगे तो ये मिरर नाउ के रिकैप सेशन सिर्फ हमें समझाएंगे ही नहीं, प्रयोग कराएंगे। पहले समझाइश आती है, फिर प्रयोग होते हैं, और फिर प्रयोग, एक बार के प्रयोग से कुछ नहीं होता। प्रयोग बारंबार होते हैं, उसका नाम प्रयास है, उसी का नाम अभ्यास है। और ये अभ्यास ही एक दिन सहज रूप से अनुभव में ढल जाता है, अनुभव हो जाता है। महाराज जी के पास तो बहुत सारे प्रश्न थे, इसलिए आपका रिकैप सेशन दोबारा हो जाएगा आगे, ताकि ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। ये चीज हमारी पक जाएगी तो आगे जाके हमने भेद विज्ञान की कला सीखनी है ना, वो कला आपके मिनटों में हाथ में आ जाएगी। क्योंकि आपको सारी चीजें जब अपनी प्लेट में होगी तब आपको पता लग जाएगा सारे प्लस माइनस क्या है, कैसे ग्रहण करना है, कैसे उसे देखना और जानना है। तो फिर से सेशन नंबर 28, 29, 30, 16 से 20। अच्छा, महाराज जी याद दिला रहे कि ये महीना आपका बोनस सेशन का है। निशा, बोनस सेशन का महीना है ये। अच्छा, तो कोई परीक्षा भी आपकी चल रही है, एग्जाम आपकी चल रही है मिरर नाउ में? कौन से सेशन से चल रही है? राउंड 3 में कौन से सेशन है निशा? 16 से 20 सेशन को आप फिर से जो परीक्षा के लिए आप पढ़ोगे, उसमें भी यदि कोई आपकी कंफ्यूजन होगी तो वो भी हम लाइव परावर्तना में ले लेंगे। और ये जो सेशन बहुत महत्वपूर्ण है 28, 29, 30 वाले, इसको आप दोबारा से सुनना और जो आज की परावर्तना में आपने ग्रहण किया है, इस परावर्तना को गहरा करके रखना और आप पाएंगे कि ऑटोमेटिक साधना कैसी सहजता की तरफ चली जाती है। इन्हीं भावों के साथ समापन किया। मंगलम मंगलम शुद्धात्मा, मंगलम 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 शुद्धात्मा।